अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, that is our unit. Today's the article from this unit is elasticity, that is लचक। इलास्टिसिटी किसे कहते हैं? लचक को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक रबड़ बैंड है, ठीक है, उसको आप जो है स्ट्रेच करें तो वो स्ट्रेच होती जाएगी, मतलब उसकी लेंथ में इजाफा होता जाएगा। और जब आप उसको छोड़ेंगे, ठीक है, देन इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, दोबारा से पहले वाली फॉर्म में आ जाएगी। इसको हम कहेंगे इलास्टिसिटी। इसी तरह अगर एक स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है, जब हम उसके साथ कोई बॉडी को हैंग करते हैं तो उसका पॉइंटर जो है वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, नीचे आ जाता है। फिर हम उसको देख के उसकी रीडिंग नोट कर लेते हैं, मतलब जो वेट वगैरह मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। अगर हम हैवी बॉडी जो है उसके साथ हैंग करेंगे तो वो उसका पॉइंटर जो है वो फर्दर जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगा। अब इलास्टिसिटी से जो है डेफिनेशन से पहले एक आपको वो डेफिनेशन आनी चाहिए, डिफॉर्मिंग फोर्स। अब डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है? दैट इज द अप्लाइड फोर्स दैट चेंज शेप, लेंथ एंड वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। मतलब जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप में, लेंथ में और वॉल्यूम जो है उसमें चेंज आता है, ठीक है। अब जिस फोर्स की वजह से वो चेंज आ रहा है दैट इज द डिफॉर्मिंग फोर्स। और बहुत से ऐसे केस हैं इलास्टिसिटी की केस में, जब हम किसी बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप में चेंज आ जाता है, और जब हम उसको खत्म करते हैं, फोर्स अप्लाई करना बंद कर देते हैं, तो बॉडी जो है ना वो अपनी ओरिजिनल शेप में जो है वो वापस आ जाता है। तो इलास्टिसिटी जो है उसकी डेफिनेशन क्या होगी? द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रीस्टोर इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप एज द डिफॉर्मिंग फोर्स इज टू एक्ट। कि जब किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स हम अप्लाई करते हैं, तो उसकी जो ओरिजिनल साइज है, शेप है, उसका वॉल्यूम है, ठीक है, उसमें चेंज आ जाता है, ठीक है। और जब हम उसको छोड़ें तो बॉडी जो है, मतलब जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करना बंद कर दें, ठीक है, तो बॉडी जो है ना अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है। इसको कहते हैं दैट इज द इलास्टिसिटी, कि उस बॉडी में लचक है। अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं, जैसे स्ट्रेस है, स्ट्रेन है। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है? बेसिकली ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स है जो हम किसी भी यूनिट एरिया पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं दैट इज द स्ट्रेस। स्ट्रेस इज रिलेटेड टू द फोर्स प्रोड्यूसिंग डिफॉर्मेशन। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी। किसी भी यूनिट एरिया पर जो फोर्स एक्ट करती है किसी भी बॉडी के ऊपर, ठीक है, उसे हम कहते हैं दैट इज द स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। मतलब ये वही फोर्स है जो कि बॉडी की शेप या उसकी जो डिफॉर्मेशन जो है वो प्रोड्यूस करती है, या शेप या उसका वॉल्यूम या उसकी लेंथ में जो है ना इजाफा करती है। ये जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं इसको हम जो है वो स्ट्रेस कहते हैं, ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, ठीक है। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन उसने बता दी है, द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। अब इसका जो ऐसा यूनिट है, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन है, एरिया का मीटर स्क्वायर है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होगा। देन जो नेक्स्ट है वो है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? कि डिफॉर्मिंग फोर्स के या स्ट्रेस के अप्लाई करने से जो शेप में चेंज आता है, शेप में चेंज किसी तरह से भी आ सकता है, उसकी लेंथ में, उसमें वॉल्यूम में जो चेंज आता है, ठीक है, उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। लेकिन अगर लेंथ में इजाफा हो तो उसको हम सिंपल टेंसाइल स्ट्रेन भी कहते हैं, ठीक है तो स्ट्रेन ही, लेकिन
लेंथ में इजाफे की वजह से उसको हम टेंसाइल स्ट्रेन भी कहते हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। अब क्योंकि ये दो जो है वो लेंथ है जिनकी ये रेशियो है, इसलिए ये जो है मीटर ओवर मीटर आएगा, मतलब चेंज इन लेंथ वो भी मीटर में, ओरिजिनल लेंथ वो भी मीटर में। तो काट के इसका मतलब इट हैज नो यूनिट बिकॉज इट इज सिंपली अ रेशियो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज। ठीक है, तो स्ट्रेस जो है उसका यूनिट तो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन स्ट्रेन या टेंसाइल स्ट्रेन का जो है वो यूनिट नहीं होता। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हुक्स लॉ। अब जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, या स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब ये जो डेफिनेशन है इसमें इस पे थोड़ा सा गौर करना है। ठीक है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है, लेकिन सोच के अगर आप याद करेंगे तो आपको इजी लगेगा। ठीक है, द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन अ बॉडी बाय अप्लाइंग स्ट्रेस, द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन अ बॉडी बाय द स्ट्रेस अप्लाइड टू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस। ठीक है, यानी कि जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है स्ट्रेस के अप्लाई करने से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेस के। लेकिन आगे उसने कंडीशन भी लगा दी है, विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी। लेकिन इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर रहते हुए हमने जो स्ट्रेन और स्ट्रेस जो है ना इसका रिलेशन बता सकते हैं। जब डिफाइन कर रहा है तो स्ट्रेन से कर रहा है, और जब मैथमेटिकल फॉर्म है तो वो स्ट्रेस से लिख रहा है। ठीक है, और फिजिक्स में अक्सर आपको मैंने बताया कि जो वर्डिंग में जो है ना और जो रिलेशन होता है इन दोनों में जो है वो फर्क होता है। मतलब यहाँ लिखा है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, पिंक बॉक्स के नीचे ना स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, लेकिन ऊपर जब वो डेफिनेशन स्टार्ट करता है तो स्ट्रेन पहले बताता है। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है ना डेफिनेशन ऐसी होती है कि वर्डिंग में जो रिलेशन है उसकी जो राइट साइड पे होता है उसको वो पहले लिखता है। ठीक है, तो दोबारा सुन लें, द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन अ बॉडी बाय अप्लाइंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी। लेकिन इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर रहते हमने ये जो है हुक्स लॉ जो है ना ये फुलफिल होता है। इलास्टिक लिमिट क्या होती है? बेसिकली कि जब हम किसी बॉडी को जो है वो स्ट्रेच करें तो वो स्ट्रेच हो जाए, फिर हम और फोर्स लगाएं और ज्यादा स्ट्रेच हो जाए, फिर एक ऐसा टाइम आए, ठीक है, कि हम इतनी फोर्स लगाएं कि वो बॉडी जो है वो स्ट्रेच होने की बजाय जो है वो टूट जाए। मतलब आपने फोर्स अप्लाई की, लेंथ में इजाफा हुआ, हमने छोड़ा, फिर वो वापस आ गई, फिर आपने और फोर्स लगाई और लेंथ में इजाफा हुआ, फिर छोड़ा, फिर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गए। लेकिन एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपने फोर्स लगाई, बॉडी जो है वो टूट गया और आपने छोड़ा और वापस ना आए, तो इसका मतलब ये है दैट इज आउट ऑफ द इलास्टिक लिमिट, कि वो अपनी इलास्टिक लिमिट से बाहर चला गया। लेकिन हमने ये जो हुक्स लॉ है ये ओनली जो है वो फुलफिल होगा इन केस व्हेन वी आर विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म देख लें, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एंड स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन एंड स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास जो है इसकी इक्वेशन, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसको जो है ना हम ग्राफ की मदद से भी जो है वो शो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पैराग्राफ में उसने लिखा है हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल इन ऑल काइंड्स ऑफ डिफॉर्मेशन एंड ऑल टाइप्स ऑफ मैटर। मतलब जो भी डिफॉर्मेशन होती हैं या किसी भी किस्म के मैटर में, वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, सबके लिए ये जो हुक्स लॉ जो है ना ये एप्लीकेबल है। ठीक है, अब दिस लिमिट टेल्स द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन बी सेफली अप्लाइड ऑन अ बॉडी without causing the permanent deformation in its length, volume और shape। ठीक है, तो जो हुक्स लॉ है, ठीक है, इसमें जो है जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर जो है वो स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसमें
स्ट्रेन जो है वो प्रोड्यूस होता है, और स्ट्रेन जो है वो एक लिमिट में रहकर जो है वो प्रोड्यूस होगा, और जब हम उस लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे तो फिर स्ट्रेन जो है वो ऐसा होगा कि वो परमानेंट हो जाएगा, बॉडी जो है ना उसमें इलास्टिसिटी खत्म। ठीक है, इट इज अ लिमिट विद इन विच अ बॉडी रिकवर्स द ओरिजिनल लेंथ। जैसे मैंने कहा कि उस लिमिट के अंदर रहेंगे तो बॉडी जो है ना अपनी ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम या शेप जो है ना उसमें वापस आ जाएगा, और जब हम उस लिमिट से बाहर चले जाएंगे तो जो है बॉडी जो है वो वापस जो है ना अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है, इसको हम इलास्टिक लिमिट भी कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो हुक्स लॉ है ये जो है फुलफिल होगा इन केस ऑफ इलास्टिक लिमिट। अगर एक बॉडी जो है वो कहता है अगर एक बॉडी जो है वो परमानेंट डिफॉर्म हो जाता है, सो इट इज अनेबल टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल स्टेट आफ्टर द स्ट्रेस इज रिमूव। तो जब आप उस पर स्ट्रेस जो है वो खत्म करेंगे तो वो वापस जो है ना अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आएगा। इसको उसने एक ग्राफ बना के जो है ना उससे भी शो कर दिया। अब ग्राफ में देखें तो यहाँ तक जो है वो सीधी लाइन है, और जहाँ पे एरो आ रहा है ब्लू कलर का, यहाँ से मतलब कि वो इलास्टिक लिमिट से बाहर चला गया, और परमानेंट जो चेंज है ना, परमानेंट डिफॉर्मेशन जो है ना वो आ गई। ठीक है, तो ये था जी हुक्स लॉ। ठीक है, अब आप इसको याद करें अच्छी तरह से। ओके जी, अल्लाह हाफिज।